चलो सीरियस प्लीज 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 आइए। मेरे को पता है आप थक गए, अब थकने का टाइम नहीं है बेटा, पूरे इंडियन इको हो गया है, छोटा सा पोर्शन बचा है, कर लो। अब क्यों हार मानते हो? 45 मिनट्स दे दो मुझे, 45 मिनट्स दे दो मुझे, घड़ी से देख ले। चलो आओ सर। अच्छा, अब एक सवाल उठा, हमारे एम्प्लॉयमेंट का जो स्ट्रक्चर था, जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर था, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का क्या मतलब बताया था? ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर मींस परसेंटेज ऑफ वर्कफोर्स एम्प्लॉयड इन प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। अब सब जानते हैं जब हम इंडिपेंडेंट हुए हमारी मेजॉरिटी वर्कफोर्स प्राइमरी सेक्टर में थी, तो क्या इंडिपेंडेंस से लेकर आज तक हमारे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में चेंज आया है? क्या ऐसा हुआ है क्या कि भाई प्राइमरी सेक्टर में लोग कम हुए? हाँ कम हुए बट उतने कम नहीं हुए। हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर चेंज हुआ है बट जितना चेंज होना चाहिए था उतना चेंज नहीं हुआ है। हमारे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में सिर्फ क्या आया है? एक मॉडेस्ट चेंज आया है, मॉडेस्ट चेंज इन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। इसमें मैंने क्योंकि ऑलरेडी पहले क्लास में समरी बनाई हुई थी, तो वही मैंने हैंड रिटन नोट्स बोर्ड के ऊपर आपके लिए लिए हैं ताकि हमारी समरी चेंज ना होए। सर 1950-51 में अप्रोक्सीमेटली 72% वर्कफोर्स प्राइमरी सेक्टर में थी और आज भी मेजॉरिटी वर्कफोर्स प्राइमरी सेक्टर में ही है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 44% एज पर 2017-18। सेकेंडरी सेक्टर का शेयर 10% से बढ़ के 24% हुआ है और टर्शरी सेक्टर का शेयर 17% से बढ़ के 31% हुआ है। तो आप क्या बोलेंगे? देयर हैज ओनली बिन मॉडेस्ट चेंज इन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर सिंस इंडिपेंडेंस। इंडिया इज कंटिन्यूड टू बी सीन एज agrarian economy. Primary sector continues to be dominant source of employment. क्लियर है? आगे आइए। जॉबलेस ग्रोथ ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं एक बार, एक बार फिर पढ़ाऊंगा और फटाफट लर्न कराऊंगा। व्हाट इज जॉबलेस ग्रोथ? बेसिकली जॉबलेस ग्रोथ वो सिचुएशन है जहां पर जीडीपी ग्रो हो रही है, पर जितनी जीडीपी ग्रो हो रही है उसके अकॉर्डिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ग्रो नहीं हो रही। तो इंडिया में जॉबलेस ग्रोथ हुई। क्यों हुई? क्योंकि इंडिया में जो ग्रोथ प्रोसेस है वो मल्टीनेशनल कंपनीज की वजह से हाईजैक हो गया। बोल लो, मल्टीनेशनल कंपनीज स्पेशलाइज करती हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स को यूज करके प्रोडक्शन बढ़ाने में। तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज होने से जीडीपी तो ग्रो हुई है और हो भी रही है, लेकिन जितनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही है। सो नीड ऑफ द आर इज कि कैपिटल इंटेंसिव की जगह लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स यूज हो, नहीं तो जॉबलेस ग्रोथ की प्रॉब्लम कंपाउंड हो जाएगी, फ्यूचर में बढ़ती ही जाएगी। तो आप क्या बोलेंगे? जॉबलेस ग्रोथ इज अ सिचुएशन व्हेन द लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी राइजेस due to use of innovative technology without corresponding increase in level of employment. It causes chronic unemployment in the economy. From 1951 to 2000, growth rate of GDP increased from 3.6% to 8%, वाइल ग्रोथ रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट कम हो गई। जहां पहले एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज 1.5% से ग्रो होती थी, अब सिर्फ 1% से ग्रो होती है, विच इज नॉट एट ऑल अ गुड थिंग। चलिए, तो डेटा के साथ आप सपोर्ट करके जॉबलेस ग्रोथ लिख के आइए। उसके बाद रीजंस फॉर जॉबलेस ग्रोथ, तो मैंने बताया लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ाने के दो तरीके हैं, या तो ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट या बेटर टेक्नोलॉजी। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहां जो ग्रोथ आई है टेक्नोलॉजी के थ्रू ही आई। ग्रोथ प्रोसेस इन इंडिया was hijacked by multinational companies. These companies
focus on achieving high growth through efficient use of technology rather than through employment of manpower. कोई डाउट? दो कॉन्सेप्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है. किसका? कैजुअलाइजेशन और इनफॉर्मलाइजेशन. कौन से दो कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट है? एक कैजुअलाइजेशन इंपॉर्टेंट है और एक इनफॉर्मलाइजेशन इंपॉर्टेंट है. कैजुअलाइजेशन का मतलब होता है कि इकोनॉमी में कैजुअली हायर्ड वर्कर्स बढ़ रहे हैं. कैजुअलाइजेशन का क्या मतलब है? इकोनॉमी में कैजुअली हायर्ड वर्कर्स बढ़ रहे हैं. इकोनॉमी में कैजुअली हायर्ड वर्कर्स बढ़ रहे हैं. क्यों बढ़ रहे हैं? क्यों बढ़ रहे हैं कैजुअली हायर्ड वर्कर्स इकोनॉमी में? कैजुअली हायर्ड वर्कर्स इकोनॉमी में बढ़ रहे हैं क्योंकि हमारी इकोनॉमी में जो जॉब्स हैं स्किल्ड वर्कर्स के लिए, स्किल्ड वर्कर्स की जो जॉब होती है वो होती है रेगुलर जॉब्स. लेकिन हमारी इकोनॉमी में स्किल्ड वर्कर तो है नहीं. हमारी इकोनॉमी में तो सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर है. तो उसको रेगुलर जॉब्स तो मिल नहीं सकती, तो वो कैजुअल जॉब्स में आता है. अनस्किल्ड वर्कर क्यों है हमारी इकोनॉमी में? इसका भी दिमाग लगाओ. क्योंकि हमारी इकोनॉमी में क्या होता है, जो बल्क ऑफ वर्कफोर्स है वो रूरल एरिया में है. रूरल एरिया की वर्कफोर्स अनस्किल्ड है. फिर वही वर्कफोर्स रूरल एरिया से अर्बन एरिया में माइग्रेट करती है और अनस्किल्ड जॉब्स में एंगेज्ड हो जाती है. तो हमारी कंट्री में कैजुअल वर्कर्स का परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है. समझ में आता है? तो ये मैंने समझाया, अब लर्न करेंगे. कैजुअलाइजेशन इज अ सिचुएशन व्हेन परसेंटेज ऑफ casually hired workers in the total workforce tends to rise over time out of total population. कुल मिला के बोलो, increase in percentage of casually hired workers is called casualization. Reasons are, यही समझाया मैंने रीजन आपको. Reasons are people in rural areas are forced to work in farms and fields because many of them are not able to find non-farm jobs even when they wish to migrate. Taking a chance, these workers migrate to urban areas. However, in urban areas also, they mostly get employment as casual workers. This is the story of unskilled workers in India leading to casualization. Skip data of this topic. Skip data. मैंने लिखा है skip, don't apply mind. Skip data. Learn the meaning of casualization, learn the reasons, it will suffice in paper. And if you are able to learn, मैं मना थोड़ी करूंगा. मैं तो जितना आप अच्छा पढ़ोगे, ज्यादा पढ़ोगे, खुश हो जाऊंगा. बट इन केस आप परेशान हो रहे हैं, स्किप. इनफॉर्मलाइजेशन बाद में समझते हैं. इनफॉर्मलाइजेशन समझने के लिए पहले आपको फॉर्मल वर्कर्स और इनफॉर्मल वर्कर्स का कॉन्सेप्ट आना चाहिए. क्या समझने के लिए? इनफॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको पहले फॉर्मल वर्कर्स और इनफॉर्मल वर्कर्स का कॉन्सेप्ट आना चाहिए. सर, फॉर्मल सेक्टर वो सेक्टर होता है जहां पे 10 या 10 से ज्यादा वर्कर्स हायर्ड है. एक फैक्ट्री है जिसमें 10 या 10 से ज्यादा लोग नौकरी कर रहे हैं तो वो फॉर्मल सेक्टर है. और एक फैक्ट्री है जिसमें 10 से लोग कम काम कर रहे हैं तो वो इनफॉर्मल सेक्टर है. फॉर्मल सेक्टर में जो काम करेगा वो फॉर्मल वर्कर है. इनफॉर्मल सेक्टर में जो काम करेगा वो इनफॉर्मल वर्कर है. फॉर्मल सेक्टर इंक्लूड्स all government departments and private entities, private establishments which hire 10 or more workers. Informal workers include all private enterprises which hire less than
10 वर्कर्स। ठीक है, फिर आप ये बोलोगे फॉर्मल वर्कर्स को ऑर्गेनाइज सेक्टर और इनफॉर्मल वर्कर्स को अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी बोला जाता है। फिर आप याद रखना, फॉर्मल वर्कर्स के पास जॉब सिक्योरिटी भी होती है और इनफॉर्मल वर्कर्स के पास जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है। फोर्थ पॉइंट याद रखना, फॉर्मल वर्कर्स को नॉर्मली सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलते हैं, इनफॉर्मल वर्कर्स को नहीं मिलते हैं। एक याद रखना, फॉर्मल वर्कर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए नॉर्मली ट्रेड यूनियंस बन जाती हैं, लेबर यूनियंस बन जाती हैं, जो कि इनफॉर्मल सेक्टर में नहीं होता है। और लास्ट, फॉर्मल वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे देश में बहुत सारे लेबर लॉज हैं, लेकिन बेचारे इनफॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स रिमेन अनप्रोटेक्टेड बाय लेबर लॉज। ठीक है, ये है फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर। अब इनफॉर्मलाइजेशन का क्या मतलब है? बेटा, इनफॉर्मलाइजेशन का मतलब यही है कि टोटल जो हमारी कंट्री में वर्कफोर्स है, टोटल जो हमारी कंट्री में वर्कफोर्स है, उसके अंदर धीरे धीरे परसेंटेज ऑफ इनफॉर्मल वर्कर्स इंक्रीज हो रहा है। तो आप बोलेंगे इट इज अ सिचुएशन वेयर परसेंटेज ऑफ वर्कफोर्स in informal sector tends to rise and in formal sector tends to reduce. Informalization is defined as a situation where percentage of workers in formal sector declines and informal sector rise. डेटा याद रखिए, 6% वर्कफोर्स, सिर्फ और सिर्फ 6% वर्कफोर्स फॉर्मल में है, 94 इनफॉर्मल में। उसमें भी मेल फीमेल का रेशो याद रखिए, फॉर्मल सेक्टर में 20% फीमेल है, 80% मेल है। इनफॉर्मल सेक्टर में 30% फीमेल है, 70% मेल है। क्लियर है? कॉजेस क्या है इनफॉर्मलाइजेशन के? पहला कॉज तो यही है सर, देखो इसमें कॉजेस ऐसे समझाना कि हमारी कंट्री में सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी था और पब्लिक सेक्टर को मेजर रोल दिया गया था इकोनॉमिक डेवलपमेंट में 1951 ऑनवर्ड्स। तो आइडियली तो फॉर्मल सेक्टर इंक्रीज होना चाहिए था और इनफॉर्मल सेक्टर डिक्रीज, लेकिन हमारी कंट्री में इसका जस्ट अपोजिट हुआ है। और इसका मेन रीजन है जो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन में, जहां पे इकोनॉमी वाज लेफ्ट इन द हैंड्स ऑफ मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। और एलपीजी की वजह से ही, मेन रीजन ही एलपीजी है, देयर वाज अ मेजर शिफ्ट फ्रॉम फॉर्मल सेक्टर टू इनफॉर्मल सेक्टर। तो आप क्या बोलेंगे? कॉजेज ऑफ इनफॉर्मलाइजेशन आर in accordance with socialistic pattern of society, formal sector should have risen. However, new economic reforms of LPG transformed Indian economy from controlled economy to market economy. This process caused significant drift towards informalization of workforce. क्लियर है? ये बहुत अच्छी समरीज बनवाई है मैंने। नॉर्मली स्टूडेंट्स फेस प्रॉब्लम इन दिस टॉपिक, उनको लगता है अरे यार ये टॉपिक तो हार्ड है, चलो हम पढ़ के नहीं जाते हैं, हम छोड़ के जाते हैं। डोंट थिंक अबाउट इट, करके जाओगे हो जाएगा। डोंट थिंक अबाउट इट, करके जाओगे हो जाएगा। अब आखिरी टॉपिक है, बड़ा इजी है, मेरा मन तो नहीं है रिवाइज कराने का, मन नहीं है, मैं ये थोड़ी बोल रहा हूं कराऊंगा नहीं। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। क्या बेटा? टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। करा दिया जाए या छोड़ दिया जाए।
बताइए आपके साथ क्या सलूक किया जाए? करा दिया जाए या छोड़ दिया जाए? बोलिए आपके साथ क्या सलूक किया जाए? करा दिया जाए। आइए फिर करते हैं। अभी किसी विसी नहीं हो पाएगा। चलिए ठीक है, पहले मैं रिवीजन खत्म करूंगा, देन आई विल टेक अप योर क्वेरीज, क्योंकि कुछ बच्चे वेट कर रहे हैं, उनके लिए कोई इंतजार कर रहा है। गाना आ रहा है उधर से, भैया को मैसेज पे, पिया बसंती रे काहे सताए आजा। ठीक है, सो लेट्स कंप्लीट, पीपल आर वेटिंग फॉर, समझ गए ना आप? मैंने तेरे लिए बोला ही नहीं, चोर की ताड़ी में दिन का, समझ रहे हो आप? खैर आओ, नेवरदलेस। तो मैं किसी के लिए कुछ नहीं बोलता, आप जानते हो मैं बहुत सीधा बंदा हूं शायद। चलो खैर, नेवरदलेस। अच्छा सर, मैं अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन नहीं लिखाऊंगा, हमने कई बार डिस्कस करी है। बोलिए, अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर अ पर्सन इज विलिंग to work at existing wage rate, where a person is willing to work at existing wage rate but unable to find work. ठीक है, ये अपने को आता है, मैं काम करना भी चाहता हूं, काम करने में केपेबल भी हूं, पर मुझे काम मिल नहीं रहा। फिर बोलिए, अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर अ पर्सन is willing and able to work at given wage rate but unable to find work. अब इसमें सबसे पहला एक एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन याद करना है। डेटा सोर्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, डेटा सोर्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मतलब हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा कहां से आता है? तो आप बोलोगे दिस डेटा इज प्रोवाइडेड बाय रिपोर्ट्स ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया, दिस डेटा इज प्रोवाइडेड बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, रिपोर्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, annual reports of periodical labor force survey, and this data is provided by directorate general of एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट कहां है, कितनी है, इसका डेटा सोर्स क्या है? तो आप बोलोगे डेटा सोर्स है ये चार, सेंसस से डेटा मिल रहा है, एनएसओ से डेटा मिल रहा है, पीरियोडिकल लेबर सर्वे हो रहे हैं हमारे देश में, और डायरेक्टोरेट जनरल से मिल रहा है। ये मेन चार सोर्सेज हैं। ठीक है, फिर अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पे। तो अनएम्प्लॉयमेंट के मेन दो टाइप्स में हम बात करेंगे, सारे टाइप्स पे तो बात हमें नहीं करनी होती है। एक तो हम बात करेंगे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पे। सर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? कि किसी भी एक्टिविटी में एक्स्ट्रा लोग काम कर रहे हैं, और अगर उन एक्स्ट्रा लोगों को आपने हटा भी दिया तो प्रोडक्शन कम नहीं होगा। जैसे एक फार्म में 14 पीपल आर वर्किंग, अगर उन 14 में से मान लो 4 को हटाया तो भी प्रोडक्शन विल नॉट फॉल। तो वो 4 लोग जिन्हें हम हटा रहे हैं, दे आर डिसगाइजली अनएम्प्लॉयड। क्लियर है? तो व्हाट इज डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट? बोलो, इट रेफर्स टू अ सिचुएशन where number of workers engaged in job is much more than
actually required, and if they are removed, and if they are removed, comma, production will not be affected, and if they are removed, comma, production will not be affected. बोलिए आया कि नहीं आया, बोलिए यस और नो। और अब इसमें मेन आपको लर्न करने हैं कॉजेस। पेपर में क्वेश्चन आएगा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के मेजर कॉजेस बताइए, तो आप बोलेंगे मेजर कॉजेस ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट आर जॉइंट फैमिली सिस्टम। जॉइंट फैमिली सिस्टम में क्या होता है बेटा, परिवार में जब बच्चा पैदा होता है और वर्किंग एज का आता है, तो वर्किंग एज का आने पर वो क्या करता है, फैमिली फार्म को ज्वाइन कर लेता है। तो क्या होता है, जैसे जैसे परिवार में बच्चे पैदा होते जाते हैं वो फैमिली फार्म को ज्वाइन करते जाते हैं। एक रीजन तो है। दूसरा रीजन जो मेन है, भाई आज जो बच्चा परिवार में पैदा हो रहा है वो फैमिली फार्म को क्यों ज्वाइन कर रहा है, कोई और काम भी तो कर सकता है। उसका रीजन है लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज आउटसाइड एग्रीकल्चर। आउटसाइड एग्रीकल्चर जितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज हमारे देश में होनी चाहिए वो नहीं है। एक तो आपको डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट याद रखना है, और एक आपको सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि आप एक पीरियड में तो वर्क कर रहे हैं लेकिन दूसरे पीरियड में वर्क नहीं कर रहे हैं। बोलिए इट इज अ टाइप ऑफ, इट इज अ टाइप ऑफ, पहले बोलो इट इज अ टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट दैट अकर्स एट पर्टिकुलर टाइम्स ऑफ द ईयर when demand for labor is lower than usual। ये साल के कुछ महीनों में ही होता है जहां पे लेबर की डिमांड बहुत ज्यादा कम हो जाती है ड्यू टू सीजनल नेचर ऑफ वर्क। ये आपको सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में मिलेगी। जो ईंट की भट्टियां होती हैं जिन्हें हम ब्रिक क्लिन बोलते हैं वहां भी मिलेगी, और भी कई तरह की इंडस्ट्रीज होती हैं जहां पे आपको सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मिल सकती है। बोलिए आया कि नहीं आया। एक एक्टिविटी होती है शुगर केन क्रशिंग, जहां पे गन्ने का जूस निकाल के उससे चीनी और गुड़ बनाया जाता है, तो यहां पे आपको सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मिल सकती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर में तो वाइड स्प्रेड है ही, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ एग्रीकल्चर में। तो आपसे कोई पूछे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, इट इज अ टाइप ऑफ unemployment that occurs, it is a type of unemployment that occurs at particular times of the year when demand for labor is low, when demand for labor is low due to seasonal nature of work, due to seasonal nature of work। क्लियर है बच्चों। और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा तो एग्रीकल्चर में है। एग्रीकल्चर के अलावा आपको मिल जाएगी शुगर केन क्रशिंग में। एग्रीकल्चर के अलावा कहाँ मिल जाएगी, शुगर केन क्रशिंग में। और शुगर केन क्रशिंग के अलावा कहाँ मिल जाएगी, ईंट की जो भट्टियां होती है, जो ब्रिक क्लिन्स होती हैं वहां पर, एटसेट्रा। डन, डन है क्या। अच्छा, अब रीजंस आप अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करके आओ। रीजंस आप अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करके आओ। सिर्फ नाम नाम याद करो, बहुत मोर देन सफिशिएंट होते हैं। तो आपसे कोई पूछे व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, तब क्या क्या रीजन बोलेंगे। सबसे पहला बोलेंगे स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ,
Slow economic growth has failed to generate sufficient employment opportunities due to rapid growth of population, rate of increase in employment falls behind rate of increase in population. Agriculture is a seasonal occupation causing seasonal unemployment in the economy. Lack of migration, lack of irrigation facilities makes agriculture a seasonal activity. Joint family system where child joins family farm for work causes disguised unemployment. Decay of small and cottage industries during British rule has led to massive unemployment, and India is yet to recover from the same. Low savings and investment in the economy also causes unemployment due to lack of mobility of labor as a result of cultural differences. A person is not able to migrate at a place where jobs are available. क्लियर है क्या? क्लियर है? बोलो आया नहीं आया? मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाया है, ऐसा नहीं कि मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं बताया, मैंने आपको बता दिया एक्सप्लेनेशन क्या है. अब देखो आखिरी टॉपिक आता है गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स. बताइए जो गवर्नमेंट ने लिए हैं. क्या बताइए? गवर्नमेंट के इनिशिएटिव बताइए जो गवर्नमेंट ने लिए हैं फॉर जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट. इसमें बहुत सारे इनिशिएटिव्स बुक में लिखे हुए हैं, कुछ रीसेंट इनिशिएटिव्स हैं. मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, इन पे ज्यादा आपको फोकस करना चाहिए. मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, इन पे आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए. अगर आप सिर्फ ये भी कर जाते हैं, मुझे लगता है आपका काम बन सकता है. कौन कौन से रीसेंट इनिशिएटिव्स हैं? लेट्स टॉक अबाउट देम. चलो 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 बात करेंगे किसकी? रीसेंट इनिशिएटिव्स की. ही कौन कर रहा था ये? टाइम जब होगा जब मैं कहूंगा. माय क्लास माय रूल्स. यहां पे किसकी चलती है? मेरी. जब आपकी चलती नहीं है तो कुछ फायदा नहीं है. आ जाओ साहब. सबसे पहला है बताओ. आत्म. एक तो ये यार इनकी स्पेलिंग इतनी खराब होती है, इसको हिंदी में लिख दो यार. आत्मा. आत्म बोलते हैं, लिखते आत्मा है. अब बच्चा भी स्पेलिंग गलत नहीं करे तो क्या करे? मेरे से कोई बोलेगा तो मैं तो इसको पढ़ूंगा आत्मनिर्भर, पर आत्मनिर्भर नहीं है. आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना. तो अब इसमें कुछ कुछ बातें ध्यान रखनी है. आप सोचोगे कि सर सारी बातें याद दिला देंगे, नहीं दिला पाएंगे. पहले तो बोलिए दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड इन ईयर 2020. इसका टारगेट था न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना उन लोगों के लिए जिनकी नौकरियां चली गई ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक. ऑब्जेक्टिव वाज creation of new employment opportunities and restoration of lost jobs
caused by COVID-19, caused by COVID-19 पेंडेमिक। सेकंड वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है मुझे। प्रधान मंत्री, अरे यार आगे आगे मत बोलो, बुक से देख के साथ बोलो, लर्न हो। प्रधानमंत्री रोजगार, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना। प्रोत्साहन माने एनकरेज करना, PMRPY। ठीक है, इसमें भी मेन बात याद करेंगे, ज्यादा नहीं। दिस स्कीम वॉज लॉन्च्ड ऑन 1 अप्रैल 2016। पहले तो 1 अप्रैल 16 को आई। इसका ऑब्जेक्टिव भी क्या था? क्रिएशन ऑफ न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज था। और इसमें बेसिकली ये था कि एक एम्प्लॉय वेलफेयर स्कीम होती है, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम। इसमें जो पैसा डालना होता था, गवर्नमेंट बोली पब्लिक को आप मत डालो, एम्प्लॉयर्स को बोली आप मत डालो, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम का कंट्रीब्यूशन हम डाल देंगे। ठीक है, पहले 3 साल। कितने साल? जैसे मैंने इसको नौकरी पे रखा, अब इसकी पेंशन स्कीम में पैसा डालना है, तो इसका पहले 3 साल का पैसे का बर्डन मेरे ऊपर नहीं है। कौन डालेगा? सरकार डालेगी। सरकार तो बोला आप इसको नौकरी पे रखो, बाकी हम देख लेंगे। ठीक है, तो एम वॉज क्रिएशन ऑफ न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। एम वॉज क्रिएशन ऑफ न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। burden of contribution to employee pension scheme was borne by government for first 3 years of employment। ठीक है, ये हो गई प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना। ठीक है, समरी बता रहा हूं, ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूं, समरी बता रहा हूं। ठीक है, अगली स्कीम याद रखेंगे, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान। क्या बोलेंगे? बोलो। प्रधानमंत्री को पीएम लिख रहा हूं, है ना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान। बोलो, आया? अभियान माने क्या होता है? अभियान माने स्टेप, इनिशिएटिव, प्रोग्राम। रोजगार माने एम्प्लॉयमेंट, कल्याण माने वेलफेयर, प्रधानमंत्री यानी मोदी जी, गरीब माने तुम लोग। ठीक है, बोलो आया नहीं आया? अरे बोलो भाई। आप बोलेंगे इट वॉज अ 125 डे अभियान। इट वॉज अ 125 डे अभियान launched by प्रधानमंत्री साहब इन ईयर 2020। ये भी 2020 में ही आया था। अब 2 तो लर्न हो जाएंगे, एक तो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना और एक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान। दोनों 2020 में आए हैं। इसमें मेन टारगेट था, जैसे कोविड आया तो कोविड में क्या हुआ, जो वर्कर्स थे अपने विलेजेस में माइग्रेट कर गए नौकरियां छोड़ के। कोविड खत्म होने के बाद वो रिटर्न करने लग गए। तो जो रिटर्नी माइग्रेंट्स थे, जिनको बेचारों को कोविड-19 पेंडेमिक में बहुत परेशानी हुई, उनके लिए जॉब जनरेट करना इस स्कीम का टारगेट था। तो क्या बोलेंगे, इस स्कीम का मेन टारगेट क्या था? It was a mission of this scheme to address the problems of returning migrant workers and rural population
affected by COVID-19 पेंडेमिक। क्लियर है क्या? चलिए अगली कौन सी स्कीम की बात करेंगे? बहुत ही बड़ा नाम है, दीनदयाल अंत्योदय दीनदयाल अंत्योदय योजना। दैट इज नेशनल अर्बन लाइवलीहुड क्या था? मिशन। दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। बाप रे, कैसे कैसे नाम रख देते हैं। इसका मेन टारगेट है अर्बन एरियाज में जो पुअर पब्लिक है, उन जो पावर्टी प्रोन पब्लिक है, उनको उनकी जो पावर्टी है, जो गरीबी है, जो वल्नरेबिलिटी है, वो रिड्यूस करना। और कैसे रिड्यूस करेंगे? नौकरी देके नहीं, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। क्या प्रोवाइड करेंगे? ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे ताकि दे आर एबल टू गेन या अचीव सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, मतलब इसका टारगेट जॉब देना नहीं था, इसका टारगेट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अचीव करना था बाय प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग। ट्रेनिंग रूरल में नहीं देंगे, अर्बन में देंगे, टू इरेडिकेट पावर्टी एंड वल्नरेबिलिटी। तो बोलिए इस स्कीम का एम क्या था? एम्स टू रिड्यूस poverty in urban areas by providing training to urban households so that they are able to achieve self employment। बोलिए आ रहा है नहीं आ रहा? अगला है, बहुत इजी है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ठीक है। आप बोलेंगे दिस स्कीम was launched on 8th April 2015 by प्रधानमंत्री। देखो मुद्रा माने लोन होता है, इसमें 10 लाख रुपए तक के लोन दिए गए। कितने रुपए के? 10 लाख रुपए तक के लोन दिए गए स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस को, स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस को टू सेटअप बिजनेसेस। इतना सा है। कितने रुपए के लोन दिए गए? अप टू 10 लाख के। तो आप बोलेंगे इसमें क्या हुआ था? अंडर दिस स्कीम loans up to rupees 10 lakh were provided to non-farm, small and micro enterprises। Clear your last? प्रधान मंत्री कुशल नहीं है, कौशल है। कौशल माने स्किल, कौशल माने स्किल, कौशल को बढ़ाने की योजना, कौशल विकास योजना। कुशल वो है जिसका कौशल बढ़ चुका, कुशल माने स्किल्ड, कौशल माने स्किल। ईडी का फर्क है, स्किल्ड जो हो गया वो कुशल है और स्किल को बोल रहे हैं कौशल। ठीक है, तो ये जो स्कीम है आप ये बोलेंगे दिस वाज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम। फ्लैगशिप मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट था। फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, एंड इट वाज implemented by National Skill Development Corporation। The objective is again to enhance skills of Indian youth
by providing industrial training by providing industrial training. खत्म. ये मेन प्रोग्राम्स हैं. इसमें नीचे एक छोटा सा टॉपिक है, बुक में मैं नहीं पढ़ाऊंगा, रीड जरूर करना. मेक इन इंडिया एंड मेड इन इंडिया. शॉर्ट नोट आ सकता है. एक्सपेक्ट अ शॉर्ट नोट ऑन मेक इन इंडिया एंड मेड इन इंडिया. बहुत इजी है. फोकस वॉज कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं दैट शुड बी प्रोड्यूस्ड इन इंडिया. और इसका लॉन्च ईयर याद रखिएगा 2014, 25 सितंबर 2014 में ये लॉन्च हुआ था. क्लियर है. ये भी एक इनिशिएटिव है जो आप गवर्नमेंट का लिख सकते हो. ये भी एक इनिशिएटिव है जो आप गवर्नमेंट का लिख सकते हो. मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया. डन है. डन है. आई थिंक यू विल बी एबल टू डू दिस चैप्टर. आई नो ये चैप्टर थोड़ी प्रॉब्लम करता है, तो ये चैप्टर मैंने इन कंपैरेटिव टर्म्स अमंग ऑल 8 चैप्टर्स थोड़ा धीरे भी कराया है. तो ठीक है. आई थिंक यू शुड बी एबल टू डू इट. करिए इसको एंड देन लेट्स सी.